आप आर्टिकल 14 की बात करते हो, 15 की बात करते हो कि इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हो, तो मतलब अब ये देखिए क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में तो एक ही है, इंडियन पेनल कोड तो सबके लिए एक बराबर है। तो पेनल कोड एक बराबर है तो सिविल लॉ एक बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, कहीं ना कहीं इसको लागू होने से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसको बहुत ज्यादा लाभ होगा और किसको बहुत ज्यादा हानि होगी। मेरे हिसाब से जो इंडिया में महिलाएं हैं, हाँ। उनको लाभ होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन की, क्योंकि सारे रिलीजन शुरू में उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। भाई अगर समानता होगी तो नुकसान कैसे होगा? समानता जहाँ होती है नुकसान नहीं होता है, वहाँ पे जो आपका तोड़ होता है वो जुड़ जाता है। अच्छा, आपको क्या अगर ये लागू हो जाता है और इसका हम उल्लंघन कर देते हैं, जैसे कि मान लिया कि हमने पहले एक शादी की है, हमने फिर दूसरी शादी की, उसका उल्लंघन किया, तो उसके लिए क्या कोई सजा का प्रावधान होगा या फिर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी होगा और उसको रेड विद इंडियन पेनल कोड या हुई। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो तो कम से कम 60 से 70% टाइम जो है ना इन्हीं इश्यूज से जाता है कि हर एक रिलीजन का, हर एक कस्टम का एग्जामिन करके कि क्या एप्लीकेबल हो है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, और हर एक कम्युनिटी का अलग तरीका अगर लॉ है तो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे इतना टाइम बर्बाद होने की जरूरत नहीं है, हम प्रोग्रेसिव स्टेप। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहता है कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और किन बदलावों के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्या क्या चीजें परिवर्तित होंगी, इन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्रीनिवास कोटनी जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये शब्द कहाँ से आया और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 51 में खैर वो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक बना इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उस तब से चला आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसमें अम्बेडकर साहब, के मुंशी जैसे बहुत बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरीज थे, जिनको हम आज भी उस जगह पे देखते हैं, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर देश को एक बन के रहना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तरह है। और वो जो प्रोविजन है कई बार टेस्ट हुआ है, कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में भी, बहुत सारे केसेस में ये बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है सरकार, इसके ऊपर कमेटी क्यों नहीं बन रही है। तो लेकिन ये पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, और तो मुझे कुछ सूझता नहीं है कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड आज आया नहीं है। सिविल कोड का मतलब है कि जो हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, हमारे लिए जो इनहेरिटेंस लॉज हैं, मैरिज लॉज हैं, सक्सेशन लॉज हैं, प्रॉपर्टी लॉज हैं, एडॉप्शन लॉज हैं, इन सब को जो डिस्क्राइब करते हैं वो हैं। सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर देश एक है, आप आर्टिकल 14 की बात करते हो, 15 की बात करते हो कि इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हो, तो मतलब अलग अलग लॉ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब ये देखिए क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में तो एक ही है, इंडियन पेनल कोड तो सबके लिए एक बराबर है। जब पेनल कोड एक बराबर है तो सिविल लॉ एक बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? कोई उसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ये सब पॉलिटिकली है कि आज तक वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो मैं ये भी जानना चाहूँ, सबसे पहले मतलब आया कहाँ से होगा ये दिमाग में तर्क कि ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए? ये जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वाइसमैन थे अम्बेडकर जी के चेयरमैनशिप में, उन्होंने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, बहुत कंट्रीज के सिविल कोड्स को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि इतने इंटरेस्ट होते हैं, आपका नया नया इंडिपेंडेंस मिला है, आपकी इतनी सारे रिलीजन्स हैं कंट्री में, डाइवर्सिटी बहुत है, तो उनके अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेनल कोड को लेकर भी, सिविल किस तरीके से आप अपना जीवन जिएंगे, किस तरह से शादी होगी, किस तरह से आपके अडॉप्शन होगा, ये सब चीज़ें मतलब डिस्क्राइब करता था रिलीजन भी, तो उसको छुआ नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसको लागू होने से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसको बहुत ज्यादा लाभ होगा और किसको बहुत ज्यादा हानि होगी? मेरे हिसाब से इसके लागू होने से
जो इंडिया में महिलाएं हैं हाँ। उनको लाभ होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी स्ट्राटा की हो। जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने ही देखा है, क्योंकि सारे रिलीजन शुरू में उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। तो उनका जो फ्रीडम है, उनका जो एक ह्यूमन राइट है, वो कॉम्प्रोमाइज होता गया है। मेरे ख्याल से महिलाओं के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको क्या लगता है किस हिसाब से, मतलब किस रिलीजन की बात अगर आप कर रहे हैं? देखो, मैं रिलीजन सब की बात like- नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा एक देश है जिसमें मेजोरिटी रिलीजन हिंदुइज्म है, जी। बाकी रिलीजन्स माइनॉरिटी है, राइट। तो कोई भी बात अगर होएगी तो लोग होंगे उसको ट्विस्ट करेंगे पॉलिटिकल रीजंस के लिए, एक डिवाइड करने के लिए लोगों को, कि भाई इसमें आपका कोई नुकसान होगा। भाई अगर समानता होगी तो नुकसान कैसे होगा? समानता जहाँ होती है नुकसान नहीं होता है, वहाँ पे जो आपका तोड़ होता है वो जुड़ जाता है। ये टूटता क्यों है इंसान? मतलब जब आपको डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी भी बेसिस पे, चाहे सेक्स के बेसिस पे, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे अगर आपको अलग अलग ट्रीट किया जाता है, तब वो डिवीजन आता है लोगों के बीच में। जब आपको एक समान एक लॉ है, अब आप कोई भी क्राइम कीजिए, सबके लिए एक ही बराबर पनिशमेंट होगी, एक ही क्रिमिनल कोड होगा, एक ही प्रोसीजर होगा, उसी तरह से सिविल भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको क्या लगता है किस हिसाब से इनमें धाराएं बदलेंगी, कौन कौन सी धाराएं आएंगी परिवर्तन होने के बाद? देखिए, धाराएं मतलब जितने भी आपके रिलीजन बेस्ड सिविल लॉज हैं, वो सब जो है अनल होंगी, उन सबको कैंसिल करेंगे, वो टर्मिनेट हो जाएंगी एक तरीके से, और एक सिविल कोड आएगा। और जब वो आएगा तो सबके सामने आएगा। अभी तो मतलब आप डिबेट तो शुरू, आपने पहले तो कोड तो आना चाहिए, ड्राफ्ट आएगा तो उसके बाद डिबेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त डिबेट भी ठीक नहीं है इस वक्त। एक कोड तो आए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तमाम चैनल सर डिबेट भी कर रहे हैं इसको लेके, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोड बनने दें। हाँ, कोड के अंदर एक ही मोटो को जो है वो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि इससे सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोगों को जो है हानि होगी। वो टीआरपी बेस्ड है, पॉलिटिकल बेस्ड डिबेट्स हैं, इनका कोई मायने रखता नहीं है। अगर हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट चाहेगा तो लॉ लाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, कोर्ट्स हैं, उसको अगर कोई भी प्रोविजन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कोई चीज अगर डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट को डिटरमाइन करने दीजिए। कहीं ना कहीं 3 तलाक की भी बात कर ली जाए तो 3 तलाक हटने से काफी हाँ जी, ये राहत महसूस मतलब हुई है। मतलब वो कितना डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था 2017 में, उसका मतलब क्या हुआ, वो खत्म हुआ। हाँ। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था 3-2 की मेजोरिटी से, उसके बाद फिर 2019 में लॉ भी आई। तो एक तरीके से एक अच्छा शुरुआत था वो। तो उसके बाद ही ये सब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उनकी तरफ हमारा नजर गया है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विशेष समुदाय के अंदर काफी रोष भी देखा जा रहा है। उनको लेके क्या कहेंगे कि उनकी मेंटालिटी उनके लिए क्या है कि हाँ, अगर ये लागू होता है तो सभी जो संप्रदाय के लोग हैं सभी के लिए ये इक्वल होगा। हाँ जी, ये चीज जो है ना, ये प्लांटेड होती है। आपके चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, जो डिवाइड करते हैं, वोट बैंक के जो एजेंट्स हैं वो डिवाइड करते हैं। जो कॉमन मैन है, आप जाके पूछिए उनको, वो तो कहेंगे कि भाई सब समान होना चाहिए। ये जो चीज है ये डिवाइसिव है, डिवाइसिव होना नहीं चाहिए। ऐसे हमारे जैसे कंट्री में जितने रिलीजन्स हैं सबका एक समान, एक तरह का मतलब अगर देखिए एक लड़की है, उसका शादी का उम्र जो है 21 साल या 22 साल होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल, बायोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, हर एक दृष्टि से, राइट। ये नहीं कि हिंदू में 18 साल होना चाहिए, हाँ, मुस्लिम में 15 साल होना चाहिए, ईसाई में कुछ और होना चाहिए। ये तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। okay. एक तो मैरिज है, मैरिज के अलावा भी सक्सेशन है। अगर जो लड़की है वो भी समान पैदा होती है घर पे, बिल्कुल। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो दादा परदादा से आई है, तो चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, समान लॉज होने चाहिए, उनको डिवाइड करना चाहिए। वही ऐसे ही सक्सेशन में आएगा, ऐसे ही। अच्छा, गोवा की भी बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ सबसे पहले लागू हुआ, तो वहाँ को लेके क्या? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एकदम ठीक चल रहा है अभी तक। तो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब आपका लॉ बोलता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। सम मतलब इक्वल लॉ। आप संविधान का मीनिंग ही देख लीजिए, उसके बाद जो है ये एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर आप अलग अलग लॉ रखें तो ये एकदम संविधान के हिसाब से है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से। कहीं ना कहीं अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो किस हिसाब से बदलाव आएंगे लोगों के अंदर एक्सेप्ट करने में? क्या जो देखिए, जो आप इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से आप यूज्ड टू हो चुके हैं एक सिस्टम को, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कई लोगों के लिए दिक्कत होगी।
और खासकर उनको जिनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, राइट। जैसे अब ट्रिपल तलाक था और ये पॉलीगैमी है, आई मीन मोर देन वन वाइफ, जिसको फायदा हो रहा है वो तो ऑब्वियसली अपोज करेगा। और जो शोषित है, जो 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 वुमेन है, दे वुड बी हैप्पी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो एटलीस्ट हमारी सुनवाई होगी। एक ह्यूमन राइट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक लॉ है, सिविल लॉ है। जब आपने क्रिमिनल लॉ माना है, उसको अपोज नहीं किया ना आपने। अब शरिया या कोई और, गीता में कुछ और है, कहीं और कुछ और है, पुराणों में कुछ और है, तो वो थोड़ी इम्प्लीमेंट करोगे आप क्रिमिनल लॉ में। अगर हाथ काटना है किसी चीज के लिए तो हाथ थोड़ी काटोगे आप आज के हिसाब से चलोगे, आप एक ह्यूमन राइट्स का एंगल लेके चलोगे, आप प्रोग्रेसिव रहोगे, साइंटिफिक टेम्पर से रहोगे। ये नहीं कि रिलीजन हर चीज को नहीं डिसाइड करेगा। आप अपनी पूजा कीजिए, भगवान से कनेक्शन बिठाइए, लेकिन ये जो कॉमन अफेयर्स हैं, जो आपके सिविल सोसाइटी में रहने के, वो सब समान होने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको क्या, अगर ये लागू हो जाता है और इसका हम उल्लंघन कर देते हैं, जैसे कि मान लिया कि हमने पहले एक शादी की है, हमने फिर दूसरी शादी की, उसका उल्लंघन किया, तो उसके लिए क्या कोई सजा का प्रावधान होगा या फिर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी होगा, और उसको टू रेड विद इंडियन पेनल कोड सजा होगी, उसका ट्रायल होगा, सजा होगी, सजा तो होगी। अब जैसे प्रॉपर्टी के मामले हैं, जैसे अगर उसमें लिखा गया है कि भाई इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, एजम्पशन करते हैं, सोच लेते हैं कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो, लेकिन अगर फैमिली बैठती है, अगर लड़का जो है गरीब है, लड़की बहुत अमीर है, अगर माँ बाप और लड़का लड़की बैठ के डिसाइड करते हैं कि भैया हम ज्यादातर हिस्सा जो है लड़के को दे देते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट है, एक फैमिली सेटलमेंट है, उसको अलग देखिए। बट लेकिन अगर लॉ की बात करा जाए, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है, अगर वो बोलता है कि इक्वल राइट्स हैं, तो एज पर लॉ इक्वल राइट्स हैं, दोनों के लिए समान रहेगा। उसमें मेरे ख्याल से जब एग्रीमेंट से हो रहा है कोई चीज, तो अगर उससे कोई मतलब किसी की हानि नहीं हो रही है, तो उसमें कोई फिर प्रोसिक्यूशन की बात नहीं होनी चाहिए, होगी। ओके, अगर ये लागू हो जाता है तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी, सबके लिए कितना बेनिफिट रहेगा इसको? ये तो मतलब 1948 से ड्रीम है कंट्री का, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो पड़ा हुआ है। जैसे मतलब आपके पास कोई खजाना पड़ा हुआ हो घर पे और आप यूज नहीं कर रहे हो, आप गरीबी में रह रहे हो, ऐसा है। हमारा देश काफी मतलब प्रोग्रेसिव हो जाता अगर वो इम्प्लीमेंट पहले हो जाता तो। क्यों नहीं हुआ, उसके बहुत सारे कारण होंगे, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आज उसका टाइम आया है, उसको आई मीन पूरी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनना चाहिए, वो पार्लियामेंट में भी डिबेट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, दोनों हाउसेस उसको पास करेंगे, प्रेसिडेंट देंगे। उसके बाद भी कोई अगर एक दो चीजें ठीक नहीं है, तो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है तो आर्ग्यू होंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, उसके बाद एमपी वगैरह। ये स्टेट वाइज का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता मुझे। ये हमारी वन कंट्री एंड वन लॉ एक साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू हो तो हर जगह पूरा मतलब कंसल्टेटिव प्रोसेस पूरा भी हो। जैसे अभी लास्ट मंथ जो है लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई कोई पब्लिक में कोई चीज यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में कुछ बोलना चाहे, देना चाहे, सुझाव करना चाहे, कर सकते हैं। तो लोग कर भी रहे हैं, तो वो सब लेके असिमुलेट करके एक ड्राफ्ट लेके आएंगे, तो तब तक हमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ स्टेट वाइज फर्स्ट आप लागू करो, ये आप लागू करो। अब वो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, एक स्टेट कर रहा है, ये तो आई मीन जो आपके पर्सनल लॉस हैं वो कंट्री ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई करते हैं। गोवा की बात अलग है, उधर पोर्चुगीज का रूल था बहुत दिनों तक, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से पूरा एक साथ एक ही झटके में पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए एक लॉ जो कि एग्जामिन होके क्लियर होके सबने, उसमें जब आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव सारे कम्युनिटी के होने चाहिए, वुमेन भी होने चाहिए, मेन भी होने चाहिए, सारे कम्युनिटीज। आई मीन इसमें ये देखिए मतलब रिलीजन भी नहीं है इसमें। आज के दिन सेक्सुअलिटी की बात है, LGBT इश्यूज भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी काफ़ी जजमेंट वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिविज्म हो रही है, तो उनके भी राइट्स उसमें एसिमुलेट होंगे, वुमेन के भी राइट्स होंगे, मेन के भी राइट्स होंगे, सारे सिविल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबका एक समान एक ही तरह का एक कोड होना चाहिए भी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो तो कम से कम 60 से 70% टाइम जो है ना इन्हीं इश्यूज पे जाता है कि हर एक रिलीजन का, हर एक कस्टम का एग्जामिन करके कि क्या अप्लीकेबल हो है, क्या अप्लीकेबल नहीं है, और हर एक कम्युनिटी का अलग तरीका अगर लॉ है तो उसका कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे इतना टाइम बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। हम प्रोग्रेसिव स्टेप जाए, कंट्री को डेवलप होना चाहिए, ये तो मतलब पीछे खींचती है सब चीज़ें। सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो 2024 तक अभी खुल के
मोदी जी ने इसके बारे में बात की है हम्म। और पूरी तैयारी है कि 2024 के चुनाव आते आते तक इसको लागू कर दिया जाए। आपका क्या इसमें है कि ये कब तक लागू हो सकता है? ये देखिए डिबेट शुरू हुआ है, जहाँ तक कि ये इस पार्टी का सवाल है, इनके तो मैनिफेस्टो में काफ़ी सालों से है, ये 19 में भी था। अभी अगर डिबेट शुरू हुई है तो ये तो लंबी लड़ाई है, काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज लॉ कमीशन सबके विचार इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री डिबेट्स होंगी, उसमें इंट्रोड्यूस होगा। मेरे को लगता नहीं है कि अगले इलेक्शन से पहले ये इम्प्लीमेंट होती है। मेरे को लगता है कि ये काफ़ी मतलब 3-4 साल की लड़ाई है, ये करना पड़ेगा, मतलब सबको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं 2024 चुनाव ये बीत जाने के बाद ही होगा। इसमें तो मेरे को तो कोई प्रैक्टिकल बात लगती नहीं है इसमें, अनलेस कोई ऑर्डिनेंस ले आए या कुछ इस तरह से शॉर्टकट कुछ करे। लेकिन शॉर्टकट करने वाला सब्जेक्ट है नहीं, ये काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी लोगों के मतलब विचार इसमें लेने हैं, वो काफ़ी सारा डिबेट होना है। तो ये अभी एक डिबेट, एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसमें टाइम लगेगा, तो जल्दबाजी वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये धीरे धीरे जो भी इसका प्रोसेस है वो करते हुए इसको तभी लाना उचित होगा। हाँ। तो जल्दबाजी वाले ये, और वो पॉसिबल भी नहीं है इतनी जल्दी इस तरह के पाथ ब्रेकिंग चेंजेस लाने, बट देन यू नेवर नो। आई मीन इस गवर्नमेंट का तो रिकॉर्ड रहा है कि एवरी टाइम दे हैव सरप्राइज लाइक 370 हटाना हो या फिर जो भी हो, मतलब वो जिस तरह से वो डिसाइसिव तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से अपना एक मेजॉरिटी बनाते हुए जो किया है, तो अगर कर मतलब बहुत सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को। धन्यवाद मैं आपका करूंगा, बिकॉज ऐसा टॉपिक है जो हम सबको छूता है, और ऐसे टॉपिक पे आपने मेरे से सवाल पूछे, मेरे जवाब लिए, मैं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून की सारी बातें। आपको आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।